स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज से सूरज सर आपके साथ आगे शाम को 6 बजे बड़ा मजा आ रहा है। आप भी रोज 6 बजे आके यही में जो पढ़ाई कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है उस चीज के साथ देख के मोटिवेशन भी आए हैं और आप भी अपना मोटिवेशन आए रहिए क्योंकि अब शुरू करने वाले अपना सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। पिछली बार हमने सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हम लोग ने 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड हमने इनके ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 खत्म कर चुके हैं एंड अब आपकी बारी है सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 1 खत्म करने की। लेकिन ये हमारा पार्ट 2 है, धीरे धीरे करके इसमें और भी पार्ट आएंगे क्योंकि लेसन बहुत बड़ा लेंथी है। बिना समय को गवाते हुए आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हमने इससे पहले स्टार्ट किया था, हमने देख लिया था हड़प्पा वैदिक है ना, ये सारी चीजें हमने देख ली थी एंड अब हमें बात करने वाले एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की, जिसकी एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की बात करने वाले हैं। पुराने और मध्य भारत के जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो बताया जा रहा है कि ऊपर जो अब टाइमलाइन जो आपको दिया है इससे आपको मालूम पड़ता है कि जो हमने इंडियन हिस्ट्री है उसको डिफरेंट पीरियड्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। अलग अलग पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, कुछ एंशिएंट है, कुछ मिडिवल है, कुछ मॉडर्न है। मॉडर्न में भी जो कॉलोनियल पीरियड था वो देखेंगे एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जब हमारा आजादी हो गया था वो देखेंगे। इसके बाद नोट दैट ईयर इंडिकेट अबव फिगर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये अप्रोक्स है, ये जो ऊपर दिया गया है जो पीरियड जो टाइम दिया गया था ये चीजें जो दी गई है ऊपर ये एकदम सटीक नहीं है, अप्रोक्स इतना हो सकता है उसके लगभग में दिया गया है, ठीक है। एंड अभी हम बात करेंगे इससे और ये सारी चीजें अप्रोक्स दिया गया है और ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़े, डे टू डे इश्यूज के अंदर हमने पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में कि जो हम ये जो चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं टच करता है इन सब चीजों को जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था जिन चीजों को पुराने समय पे, ये हमें उन चीज के बारे में बता तो नहीं पाते लेकिन हम कहीं ना कहीं एक टच करवा देते हैं, ठीक है, उनसे हमें रूबरू करवा पाते हैं। हाँ, उसको हमें डिस्कस करना है आगे। व्हाट are we as a sociology having to understand this social first? अब हमें एज सोशियोलॉजी स्टूडेंट क्या पढ़ना है इसके अंदर? तो हमें वो राजा महाराजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है उस समय के लोग रहते कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उनका ट्रेडिशन कैसा था, वो किस तरीके की बोली बोला करते थे, उनका सोशल बिहेवियर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, क्या वो फॉलो करते थे, क्या नहीं करते थे, हमें उनके बारे में देखना है। For the purpose of the sociology course, few strands theme has been selected to understand the ancient and medieval changes. हम लोगों ने सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये चीजें हमने वहां पर पता कर ली है कि आप सोशियोलॉजी वाले बच्चे हिस्ट्री में देख के आप क्या देखोगे, कुछ ऐसी आपको थीम दे दी है, कुछ ऐसे टॉपिक दे देंगे जो आपको उन समय वाली चीजों में देखनी है, ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, वो कौन से रिलीजन को बिलीव करते थे, क्या वो प्रैक्टिस करते थे, क्या वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करते थे, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते थे, फेस्टिवल कौन सा माना, स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वुमेन का स्टेटस कैसा था, इसको वो देखते थे। नेचर ऑफ एजुकेशन, उस समय लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, उस एजुकेशन का क्या स्तर था वो देखना है। सोशल लाइफ उनकी जो सामाजिक जिंदगी थी कैसी थी, क्या वो शादियां पे विश्वास करते थे, क्या वो अंधविश्वास पे ध्यान देते थे, क्या वो एक साथ 2-3 औरतों से भी शादी कर सकते ऐसा था, क्या वो अपने ही कास्ट में शादी करते थे, वो चीजें। अर्बनाइजेशन, क्या वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए थे कि नहीं गए थे, क्या वो एकदम ट्रेडिशनली थे, क्या इन सब चीजों के बारे में देखना है। हमें इसी बारे में देखना है क्या नहीं, आप सोशल पढ़े तो हम लोग सोशल सोसाइटी के बारे में देखेंगे। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस के अंदर आपका आने वाला है कि ये कौन सी रिलीजियस के अंदर बिलीव करते थे और क्या वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये बताया जा रहा है, स्कॉलर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हमें जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है जो रिलीजियस प्रैक्टिस वो कर रहे थे वो लेयर के अंदर थी, ये और बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे थे कि इंग्लिश सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा चीजें देखने मिलती थी। एक लेवल बना, ये अमीर है, जो ऊपर है वो अमीर है, उससे गरीब है, उससे गरीब है, उसके नीचे एकदम गरीब है। तो कहीं हमें इसको डिविजन देखने मिल जाता। As for Harappa civilization, figure male god, mother goddess, and animal deities
हैज बीन फाउंड। मतलब हमें जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हमने खुदाई में पाए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो हमें देखने मिलता था कि वहां पे मेल गॉड थे, पुरुष जो भगवान थे, जो महिलाएं भगवान थी, ठीक है, उनके जो वाहन जो उनके एनिमल्स थे उनको पूछते थे सब, है ना, तो वो सारी चीजें हमें देखने मिलती है, ठीक है। और कुछ ऐसे एविडेंस मिले नहीं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंपल लॉ आइडल वर्शिप। अब ये क्या बोल रहे कि लेकिन हमें वहां पे कुछ ना ऐसे प्रूफ नहीं मिले, कहीं टेंपल मंदिर नहीं मिले ताकि हमने कह सकते कि हाँ इस मंदिर में इन भगवान और इन देवी देवताओं का पूजा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। नेचुरली एलिमेंट्स सच एज सन, रेन, वाटर, थंडर इज वेरी वेनेरेटेड। वेनेरेटेड मतलब कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वैसे उनको कोई मंदिर ये सब चीजें देखने नहीं मिली, लेकिन हाँ ये लोग कहीं ना कहीं बारिश, जो सन है, ठीक है, जो पानी है, जो बिजली कड़कती है, इन सबको कहीं ना कहीं ये लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, इन्हीं को वो नेचर को ही अपना गॉड मानते थे, ऐसा कह सकते हैं। विद दिस passage of time possibly some of the hymns मतलब क्या होता है भजन, ठीक है, तो बहुत सारे हमें भजन देखने मिले एसोसिएट विद द वेनरेशन ऑफ डेटीज। जो ये लोग नेचर की जो पूजा करते थे, जिस तरह को मानते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे भजन भी इसके लिए हमने देखे हैं। सच है इंद्र भगवान के लिए जो बारिश के देवता है, ठीक है, अग्नि जो आग के देवता है, सूर्य जो भगवान सन के देवता है, यामा, ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, यहाँ एक, ठीक है ना, मतलब एक गेटी भी है, मतलब उनको भी पूजा जाता है, ठीक है, कैसे बताऊं उसको, मतलब ये भी गेटी से आप नहीं याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कुछ 16-17 उसमें चीजों में यामा है ना, एक वो कहते हैं ना योगासन, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम आता है, तो इन सब चीजों को लोग क्या मानते थे अपना चीजें, तो उनके लिए हमें इंडिजिनियस ट्रैवल करने की वो है। वहां के ट्रैवल करने के लिए कौन सिस्टम का रिलीजियस बिलीफ का अपना सिस्टम हुआ करता, अपना बिलीफ हुआ। ट्राइबल रिलीजन हैज नो लेबल और एनी रिटन स्क्रिप्चर। जो ट्राइबल उनके कोई रिलीजन हुआ करता था उसको कोई ऐसा लेबल नहीं देखने नहीं मिलता है, और ना ही कोई इंस्क्रिप्शन उन्होंने करके रखे हो, समझ में आ रहा। Thus, most of what is about tribal belief system is based on reference made in ancient religious texts. ठीक है, तो इनके तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल के बिलीफ है, ये हमें देखने काम लेते कुछ रेफरेंस देखने एंशिएंट बिलीफ टेक्स्ट के अंदर, मेडिकल रिकॉर्ड्स पर देखने मिलते हैं, कॉलोनियल एथनोग्राफिक्स के अंदर देखने मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाला स्टडी ऑफ ह्यूमन वुमेन और ह्यूमन बीइंग के बारे में है। क्लासिफाइड ट्राइबल बिलीफ सिस्टम बेस्ड ऑन वेरियस टर्म्स लाइक एनिमिज्म, टोटेमिज्म, etc. which you will read about the following unit. एनिमिज्म, टोटेमिज्म मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज से रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उसको फॉलो करना, हाँ बहुत सारी चीजें होती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप देखेंगे एज ए डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब हमारे ब्रिटिश राज कर रहे थे तभी एंथ्रोपोलॉजी आया था। फिर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग नॉन यूरोपियन एक्सोटिक सोसाइटी एंड कल्चर, ये इसे स्टडी क्यों किया गया क्योंकि जो नॉन यूरोपियन थे वो उनसे बहुत थक गए थे कॉलोनियल लोगों से, ठीक है। हमें कल्चर की इस क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड फील्ड, दो चीजें टाइप में बड़े फील्ड में देखा जाता है, मेनली कौन से हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी उससे ही दो अलग ब्रॉड फील्ड्स हैं। A critique of the anthropology has become part of colonial project is found in its social scholarly work, Orientalism और Edward Said। Orientalism मतलब होता है जो लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक के बारे में सोचते हैं, समझ में आ गया। जो ओरिएंटलिस्ट है मतलब ओरिएंटलिस्ट मतलब जो लोग अपने बारे में सोचना, ना कि इसके दूसरे के बारे में। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं मतलब ये क्या बोलते हैं, क्रिटिक ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी हैज बीगन पार्ट ऑफ कॉलोनियल प्रोजेक्ट इज फाउंड इन द स्कॉलरली वर्क। मतलब इसमें ही दिखा जाता है कि ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना और दूसरे कल्चर को और बेकार सारी चीजों को बेकार बता देना, उनकी चीजों को छुपा देना, हटा देना, ठीक है। जो इसमें एडवर्ड ने बोली थी,
As regards the Hindu way of life, there are many literary sources of shared lives, belief and practice of the Vedic period. अगर हिंदू लाइफ से देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे इनका बिलीव होता है, प्रैक्टिस करते हो चीजें। वैदिक पीरियड के अंदर देखा जाए some are written and some are oral tradition। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें इसका जिक्र बातों से भी देखने मिलता है और लिखावट में कहीं ना कहीं देखने मिलती है। जैसे कि वेद है हमारे पास, उपवेद है ना, वेदांगास है, वेद प्रमाणास है, आर्यकास है, एपिक्स, बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब ये सब चीजों में हमारे चीजें देखने मिलती है। हिंदुइज्म के बारे में मालूम पड़ता है। वैदिक पीरियड इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, अब वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला, फिर लेटर वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड से पहले और वैदिक पीरियड के बाद देखा गया। और ये जो बाद में देखा गया उसका नाम 1000 BC से लेके 500 BC तक। One of the reasons for there are significant changes take place about which we shall discuss below now। मतलब इसमें से कुछ ऐसे रीजन थे, वन ऑफ द रीजन थे ऐसे कि जिसके ऊपर हमें अच्छे तरीके से चेंजेस लाने थे और हुए भी चेंजेस अबाउट विच इसके अंदर हमें इसके बारे में स्टडीज करेंगे, मतलब आगे डिस्कस करेंगे। तो उस समय बहुत सारे चेंजेस आए भी थे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। For Hinduism, the Puranas and Dharma Shastra laid out the code of conduct based on the law of karma। अभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू के हिसाब से पुराना से हमारे पास और धर्म शास्त्र भी है, ठीक है। उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लिखा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है कि क्या आपको करना है, ठीक है। कौन से लॉ है, कर्म, आपका कर्म कैसा होगा उसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो हमारे कारण क्या उससे क्या प्रोसेस है और उससे क्या परिणाम है, कारण और परिणाम उसी से तय होते हैं, तो इससे अपने कर्म से ही तय होते हैं। यू मे हैव हर्ड द फ्रेज एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, ये तुम्हें देखने मिलता है। तो हमारा कर्म भी इसी पे डिपेंड होता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम उसका परिणाम और उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। हिंदुइज्म बिलीव करता है, क्रिटिकल वर्ड्स व्यू दिखाता है, कौन से दे बिलीव है वो किसके ऊपर ध्यान, किसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, कर्म के ऊपर, डेट्स के ऊपर। वन लाइफ डिटरमाइन द नेक्स्ट लाइफ, मतलब अगर इस जन्म में तुम अच्छा काम करोगे तो अगले जन्म में तुम अच्छे आदमी बनोगे या तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा। ये चीज हम आज भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, वही इसमें लिखी गई है। आत्मन मतलब आत्मा जो सोल है, स्ट्रेंथ इन दी बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ अंटिल इट कैन अटेन सैल्वेशन, मतलब हमारे यहाँ पे जो हमारी आत्मा है जो हमारे साथ ही रहती है जब तक उसे क्या रीबर्थ कहीं मोक्ष न मिल जाए। समझ में आ गया? जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा हमारा शरीर त्याग देती है तो उसको मोक्ष के द्वार में जाना रहता है, ठीक है। तो वो तब तक नहीं होगा जब हमें कर्म अच्छे नहीं होगा। फोर एम्स ऑफ हिंदुइज्म, पुरुषार्थ हमारे 4 बड़े एम होते हैं और 4 बड़े एम कौन से हैं? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कहता है, देखिए धर्म क्या कहता है, doing one duty by following the path of righteousness without the expectation of a reward। मतलब इसका ये कहना है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फल हमें अवश्य मिलेगा, ठीक है। देर ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। आगे आप देखेंगे अर्थ, ठीक है, रिफर टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ टू द पाथ ऑफ मिलियनेयर थ्रू हार्ड वर्क। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला, उसका फल अवश्य मिलेगा। तो जो ये चीजें इन्होंने कही थी इसमें क्या किया है, लेकिन तुम्हें हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क अगर तुम करोगे, मेहनत तुम करोगे तो तुम्हें कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं होगा। और इसमें क्या करना है, तुम्हें कभी किसी के बारे में सोचना नहीं है, अपना काम करते चलो, इसमें कर्म करते चलो और इसमें मेहनत करते चलो। कर्म मतलब यहाँ पे मेहनत बताया गया है, यहाँ पे मेहनत करना है तुम्हें। काम क्या बोलो, सेंसुअल प्लेजर और सेक्सुअल यूनियन थ्रू द पाथ ऑफ रेगुलरनेस। मतलब इनका ये कहना है कि आप अपनी जो जिंदगी है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा खुशहाल, मीन्स आप अच्छे, मतलब अगर आप अच्छे हो और अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी जीवन के अंदर
ठीक है, अगर आप शादीशुदा भी हो, ठीक है, तो वो आपका जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, जो आपकी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी होगी, जो अदर लाइफ की लाइफ में बची हो, वो आपकी अच्छी तरीके से कटेगी। क्लियर है? भले आप कहीं सेक्सुअल यूनियन में भी हो, समझ में आ गया? मतलब आप भले से पति पत्नी हो, अगर आप अच्छी सोच अच्छे विचार अच्छे काम कर रहे हो, तो आपकी वो जिंदगी भी अच्छे तरीके से चलेगी। मोक्ष जब एंड वाला समय है, अल्टीमेट द गोल ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द साइकिल ऑफ द रीबर्थ है, फॉर द बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आखिरकार हमारी ये जिंदगी है, ये जिंदगी हमें लास्ट में क्या करना है, मोक्ष हमें पाना है। मतलब ये बर्थ हमें छोड़ के वापस हमें कहीं नए रीबर्थ के लिए जाना है, तो उसके लिए मोक्ष हमें पाना पड़ेगा। तो हमें जिंदगी भर कुछ अच्छे काम करने रहेंगे। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस किया गया है। यहाँ पे स्कॉलर सजेस्ट करते हैं सोसाइटी को अर्ली वेडिंग पीरियड को वॉज लेस रिजिड। बताया जा रहा है कि जो अर्ली वेडिंग पीरियड है ना, उसको स्कॉलर बोलते हैं ये कम कठोर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन डिवीजन। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो देखा अर्ली वेडिंग पीरियड जो था वो कम कठोर है। इससे क्या देखिए बोल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर। उधर ऑक्यूपेशन कैसा है, वहां पे काम क्या किया जाता है, उसको देख के लग रहा है कि जो अर्ली वेडिंग पीरियड है वो कम कठोर है। Over a period of time, however, the rigidification of the varnas discussed later into a fixed closed system and stratification emerged. मतलब फिर ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमें पहले वर्नास के बारे में देखे। वर्नास मतलब क्या होता है कि वर्नास मतलब जैसा हमारे पास देखिए ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ का आता ब्राह्मण, यहाँ का आता क्षत्रिय, इधर आता वैश्य और इसको आता है शूद्र। तो ये हमारे पास 4 जो डिवीजन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, ये सारी 4 चीजों को हमें बोलते हैं वर्ण सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वर्ण सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। जो फिक्स है, ठीक है, ये इमर्ज हुआ था, केम टू बी कॉल्ड जाति। ये जाति के नाम के आधार पे, ये वर्ग के आधार पे इसे हम लोग ने डिवाइड कर दिया है। और किया किसने है? ब्राह्मण लोगों ने। बेस्ड ऑन दी प्योरिटी और पॉल्यूशन। मतलब ये बोले कि हम लोग पवित्र है और ये लोग गंदे हैं। पॉल्यूशन मतलब गंदगी, प्योरिटी मतलब पवित्रता। तो बताते ब्राह्मण पवित्र है और ये सब गंदे हैं। तो ये सारी चीजें ब्राह्मण लिखेगा तो ब्राह्मण अपने आप को कॉपी लिखाएगा नहीं। आज ये सारी चीजें नहीं होती है। दिस मेड स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब क्या होता है? अपने ही कास्ट में शादी करना। तुम अपने कास्ट को बाहर है, शूद्र है तो शूद्र में शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में, समझ में? वैश्य तो वैश्य में, शूद्र तो शूद्र में। क्या? क्योंकि ब्राह्मण अगर इसमें करेगा तो अछूत मानते हैं, छूते नहीं है उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। एंडोगेमी मतलब सब एक में ही शादी करेंगे, दूसरे में जाओगे शायद आपको पहले समय में मार भी दिया जाएगा। ऐसे रिचुअल्स एंड द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल बाउंड्रीज ऑफ इंक्लूसिव एंड ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें बाउंड्रीज लगा दिया गया, आप यहाँ वहां जा नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई और अदर रीजन में नहीं जा सकते हैं। Against the background of the Brahman supremacy, then emerged the philosophy of the वर्धमान महावीर and गौतम बुद्ध। ठीक है, ये जो ब्राह्मण लोग का बैकग्राउंड था ना, ठीक है, इससे फिलोसफी के ऊपर मतलब लोग कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में कौन लोग थे? गौतम बुद्ध लोग थे और वर्धमान महावीर थे। ठीक है, वर्धमान महावीर को जो प्रे करते वो जैन होते हैं और गौतम बुद्ध को जो लोग प्रे करते हैं वो दलित लोग होते हैं, नीचे कास्ट वाले लोग को। ठीक है, उनको बुद्ध कहा जाता है। दो इनिशियली बिलोंग टू द हिंदू फोल्ड, they rebel against the excessive ritualism, animal sacrifice and social based hierarchies. They are teaching hierarchy मतलब क्या? वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, मतलब देखो वर्धमान महावीर और ये गौतम बुद्ध थे, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुइज्म को कि इसके अंदर जो अनवांटेड ये लोग रिचुअल्स करते हैं, जो अनवांटेड जानवरों के सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं, और इनमें जो हायरार्की उन्होंने बना के रखी है वो चीजें नहीं अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए वो लोग बताते हैं, ठीक है, कि जैनिज्म कितना अच्छा, बुद्धिज्म कितना अच्छा हो। आगे देखेंगे, जैनिज्म इज बिलीव्ड है वेरी एंशिएंट ओरिजिन। The religion is said to be have rebuilt 24 Tirthankars। और जैनिज्म जो है वो बहुत पुरानी संस्कृति और बहुत पुराना धर्म है। एंड इसके अंदर 24 तीर्थंकर हैं, इनके गुरु है। ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर्स है भाई, इनके गुरु होंगे, स्पिरिचुअल टीचर्स है। वर्तमान महावीर वॉज द लास्ट, और जो वर्तमान महावीर 24 तीर्थंकर में से 24वें थे। ठीक है, सिमिलर टू द लास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्म,
जैन टीचिंग ऑल्सो बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कर्म। तो हिंदुइज्म में जो कर्म की थ्योरी है, जो आप कर्म करते चलो, आप कल की चिंता मत करो, वैसे ही इनके जैनिज्म में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसके ऊपर कर्म के ऊपर किया गया है। अहिंसा, नॉन वायलेंस या फिर नॉन हार्मिंग, किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी, ये इनका जैनिज्म का होता है। वो कई वो बांधे रहते हैं व्हाइट कलर का, ताकि वो इंसेक्ट्स को भी नहीं मारना चाहते और एकदम अहिंसावादी होते हैं। एंड तापास, तापास मतलब क्या होता है कि तपस्या, तो वो तपस्या के ऊपर भी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। आर इम्पोर्टेंट अबाउट द इंटीरियर कंपोनेंट ऑफ द जैन लाइफ, और ये इनके लाइफ का ही हिस्सा है। वर्तमान महावीर डिड नॉट स्पीक अबाउट द गॉड इन हिज टीचिंग बट ही एम्फसाइज्ड द स्टेट ऑफ निर्वाण, मतलब ये कभी भी भगवान के बारे में बात नहीं करते, ये हमेशा बात करते हैं निर्वाणा की। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए, कोई ऐसा नहीं है हमें अगर अच्छा काम करो और तुम्हारा अच्छा ही होगा। दिस इज इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, मेनली अर्धमा गादी, क्या बोलते हैं इसे, अर्धमा गादी, वो जैनिज्म की भाषा में बोली जाती है। और याद रखिएगा, वो बोले बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए, समझ जाओ। फॉर द सती, फॉर द 16 सती, जो 16 सती अपने पास है, 16 वर्च्यूज वुमेन जो है जिसको प्रे करते हैं, जैनिज्म के अंदर 5 आर शेयर्ड विद हिंदुइज्म। ठीक है, तो 5 हिंदुइज्म में शेयर किए गए हैं, नंदी, द्रौपदी, कौशल्या, सीता, कुंती और दावंती। ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे सब चीजें। द्रौपदी का चीर हुआ था देखा, कौशल्या जो राजा दशरथ की वाइफ है और श्री राम की जो मम्मी है, सीता जो श्री राम की वाइफ है, कुंती और दमयंती। ये आप मुझे बताइए कि ये कौन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देते कि कुंती कौन है और दमयंती कौन है। If the Hindu system of the belief gave importance to the performance of sacrifices, the Sanskritic rituals blend them advocated and austere lifestyle based on the parents। मतलब इनका एक ऐसा था कि हिंदुइज्म में अगर वो बिलीव करता है सैक्रिफाइस है, ठीक है, और रिचुअल्स के ऊपर जो काम करते हैं और जो बलि चढ़ाते हैं वो सब उनके ऊपर जैनिज्म एडवोकेट करता है अपना शांति, अमन और तपस्या को, ये जैनिज्म बताता है। बुद्ध बताता है टीचिंग की एडवोकेट करता है मिडिल पाथ बेस्ड ऑन द 4 नोबल ट्रूथ, एक गोल्ड पाथ। इनके जो 8 रास्ते होते हैं, जो 8 इनके ऊपर वो चलते हैं, वो उनके बारे में जिक्र करता है। राइट जैनिज्म, द टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्ध डिड नॉट मेक रेफरेंस टू द कांसेप्ट ऑफ गॉड। जैनिज्म जैसा बोलता है वैसे गौतम बुद्ध भी यही बोलते हैं कि हम लोग गॉड को मानते नहीं है। ऑल्सो सेपरेट लिटरेचर त्रिपिटकास were written in the language of the common people, namely पाली में लिखा गया है। तो गौतम बुद्ध की जो त्रिपिटका जो लिटरेचर लिखी गई है, किताबें हैं, वो जो लिखी गई है वो बताई गई है, उसके अंदर जो भी चीज है वो नॉर्मल भाषा में लिखी गई ताकि लोगों तक वो पहुंच सके, लोगों से जान सके, नॉर्मल पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। बुद्धा में मोनोस्टिज्म इन सेपरेबल पार्ट ऑफ दी, मतलब मोनोस्टिज्म मतलब इसको सिंपल भगवान को मानते, एक ही भगवान है, ज्यादा भगवान नहीं है, इनका ये है। The function of the monasticism was to provide suitable conditions for the personal and social development। मतलब इनका ये था कि हाँ सीधा है, हमें अपने और कल्चर और सोशल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, हम एक ही भगवान को मानते हैं और हम अच्छाई के लिए काम करते हैं, ये बताना चाहते हैं। इसके बाद अच्छा, तो इतना हम लोगों ने अभी तक आपसे ये सब देख लिया एंड यही पे हम लोग अपने इस लेसन का ध्यान करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं और इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से शांत से पढ़िए, बुक सामने रखिए एंड इसमें देखिए, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। देखिए, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की बात है, इन्फॉर्मेशन आपको भरपूर मिलेगा, आपको कोई इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन होनी चाहिए। रोज 6 बजे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे बैठ के आपको सिर्फ और सिर्फ और नहीं, आर्ट्स फिल्म चैनल का है जो आपके बारे में बात करता है, जो आर्ट्स के बारे में बात करता है और जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आई होप आपको इससे सारी समझ होगी और इसी के साथ हम लोग विदा रहते हैं एंड मिलते हैं हम लोग एक अगले चैप्टर के अंदर। हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।